Hello and welcome back everyone. So good morning to all of you guys. और कैसे हो आप लोग? होप सो आप मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से सारी प्लानिंग के साथ आप एजुकेशन कर रहे होंगे हर चीज का, हर सब्जेक्ट का, क्योंकि आपका एग्जाम धीरे धीरे आपके पास आ रहा है बॉस. सो आपने पूरे फोकस के साथ अब अपनी मेहनत करनी है बॉस. बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. सीधी सी कहने की बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों. तो आज की कहानी मेरे जुबानी जल्द से स्टार्ट कर लेते हैं बहुत खूबसूरत से सुबह में. ओके, और एक औसम सा एक लेक्चर यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में मैं बात करूंगा जो मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ पहले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. फिर जो लॉरेंज फोर्स होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आप एक साथ अप्लाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो नेट फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में. तो कहीं ना कहीं हम सारी फोर्सेस की बातें करने वाले, जितने भी टाइप के फोर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो इन दो पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम कवर अप कर लेंगे. एक लेक्चर आपका हो चुका है, अब एक लेक्चर हम आज बात करेंगे. तो पहले कुछ ऑसम से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर मैं लॉरेंज फोर्स का कंसेप्ट यूज करूंगा. उसका यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीज हम देख सकते हैं. और आप सबको पता है कि उसका यूज करके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, सो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के इस लेक्चर में. सो लेट्स बिगिन. ओके, तो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किस तरीके से आपने हैंडल करना है, क्योंकि कुछ कैटेगरी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे. आपने अच्छे से उनको सीखा होगा, उनका यूज क्या होगा. इजी भी होते हैं, और मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इजी ही है ना. बस लिटिल बिट फिर कैलकुलेशन करनी होती है, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. ओके, सो देखते हैं क्या है इसकी कहानी मेरी जुबानी, और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं बॉस. मैंने बोला ना, हर कैटेगरी क्वेश्चन जैसा आता है मैं हर कैटेगरी क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बस जल्दी से आप अपना माइंड मेकअप करें, पेन उठाएं, अपने पेपर उठाएं और अपने नोट्स बनाएं मस्त तरीके से. ठीक है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है ना, इसलिए. ओके, सो कम ऑन. सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सर. फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे आप. पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्निकली क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, सब सीखेंगे. ठीक है, तो बोल रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है ABCD कैरिंग ए करंट I, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल है जिसका नाम दिया है ABCD. मान लेता हूं मैं ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बना लेता हूं. उसने नहीं बनाया, चूंकि उसने बोला है तो हम बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा समझना. तो एक कॉइल ऐसे रखी है, ठीक है, और इसको इस तरीके से उसने पार्ट वाइज में कन्वर्ट कर रखा है, तो नो प्रॉब्लम. तो यहां से लेके स्टार्ट किया है B, तो ये जाएगा AB, ये जाएगा BC, ये जाएगा CD, और देन ऐसे. ठीक है, मतलब एक कॉइल को चार पार्ट में उसने कन्वर्ट किया है, बात खत्म. ठीक है जी, अब आगे क्या बोल रहा है. इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट AB इज F. यार, उसने बोला केवल इतने से सेगमेंट पर, इतने से वायर पे, A से B तक के वायर पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है मैग्नेटिक, A से B तक के वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो F है. कैसे दिया है ना उसने, F वेक्टर. ठीक है, ये फोर्स दिया आपसे, है ना, मतलब इतने वायर पे जो फोर्स लग रहा है, केवल करंट कैरिंग है ये, इसमें करंट ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, करंट कैरिंग वायर है, और उसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. और अगर आप ध्यान से देखो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, जो ऑलरेडी इसका फर्स्ट लेक्चर हम देख चुके हैं, उसमें मैंने आपको सब कुछ सिखाया था कि इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट बताए थे. तो मस्त तरीके से फिर से याद दिलाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, तो पूछ क्या रहा है देख लेते हैं. द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट BCDA, मतलब इस पे फोर्स दे दिया है B से लेके BCDA, इतने वायर पे कितना फोर्स एक्ट करेगा. वी हैव टू फोर्स एक्टिंग ऑन BCDA वायर, है ना. वो देखो 1/4 जो सेगमेंट है उस पे दे दिया F, तो बताओ रिमेनिंग पे कितना फोर्स एक्ट करेगा. तो देखो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं. अगर आप ध्यान से देखो लॉजिकली, अगर आपने पिछला लेक्चर आपने अच्छे से मस्त तरीके से देखा होगा, तो कंसेप्ट क्लियर है इसमें. इस टाइप के काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं. टेक्निकली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी क्विकली, विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम. कैसे सर, ये कंप्लीट लूप है, और ये करंट कैरिंग कंप्लीट लूप को जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में याद रखना, तो लूप के ऊपर जो नेट फोर्स होता है ना, वो हमेशा 0 होता है ना. Whenever there is a complete loop, the closed loop carrying current, किसी भी शेप का हो, ट्राइंगल हो, और ये इस तरीके से सर्कल टाइप का हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 होता है अगर वो एक कंप्लीट क्लोज्ड लूप है. क्या है वो, क्लोज्ड लूप है अगर, एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, ये ध्यान रखना बस, यूनिफॉर्म होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड. ओके सर,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो आप? मैंने कहा हाँ, यस। तो यार सर कैसे करेंगे? देख, अब हमें पता है इसके हर पार्ट का जो, देखो ना, अगर आप ऐसे देखो, अगर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा भाई, इसमें भी कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इतने से भी कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ और यहाँ पे भी कुछ, हर एलिमेंट के फोर्स सब का सम नेट तो जीरो ही नहीं होना चाहिए। तो मैं पता है क्या करूंगा कि लेट्स सी ए बी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है प्लस बी सी डी ए पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एक ही तो बात है, बी सी डी ए, इन सब यही तो नेट फोर्स होगा क्योंकि पूरा वायर कवर हो गया, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नेट का मतलब ये वाला सेगमेंट प्लस ये वाला सेगमेंट, बस हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ये वाला निकालना है। तो इसको इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा बी सी डी ए ओके इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आंसर क्या आ चुका है? देखो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें F, और ये माइनस F होना चाहिए। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। द फोर्स एक्टिंग, देखो ना क्लियरली, अगर आप ध्यान से देखोगे भी ना फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है। मान लिया इसमें करंट ऐसे जा रही है और उसको आप स्ट्रेट वायर मान लो, ऐसे देखना, ऐसे तो करंट जा रही है, सपोज करो नीचे को, फील्ड है अंदर, करंट नीचे, फील्ड अंदर, तो फोर्स इधर लग रहा है इस पे। एक्चुअली इस वायर पे फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला। तो इस पे जो लगेगा, इस पूरे पे, इसी के इक्विवेलेंट इसके जस्ट अपोजिट लगना चाहिए, तभी तो ये आंसर आएगा। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? जितना इस पे लग रहा है उतना इस पूरे रिमेनिंग पे लगना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, बट माइनस साइन। सो दिस इज योर आंसर, तभी तो नेट जीरो होगा, प्लस माइनस जीरो ही तो होगा। ठीक है, तो इजी है यार, आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं, कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपने घबराने की जरूरत है ही नहीं मैन, टेंशन नहीं लेने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला हर कैटेगरी क्वेश्चन कराऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, टेंशन नहीं लेने का, हर कैटेगरी क्वेश्चन कराने वाला हूं। बस आप ध्यान से देखते जाए, कंसेप्ट बनाते जाए, नोट्स बनाते जाए, अपने सीखते जाए, और लॉट ऑफ क्वेश्चन अपने घर पे बैठ के सॉल्व करें। सर्दी आ गई है, सर्दियों का आप मजा ले और लुत्फ उठाएं, लेकिन सोए ना। ठीक है, सर्दियों के आकाश में जाके पता चला तुम सो गए। ठीक है, बहुत नींद आती है ना तुम्हें, बहुत नींद आती है। ठीक है, सो सोने का नहीं, बहुत ज्यादा, समझे, टाइम का ख्याल रखने का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें डायग्राम नहीं गिवन है, कभी इसमें डायग्राम गिवन होता है इस कैटेगरी में, कभी नहीं गिवन होता है, तो आराम से टेंशन नहीं लेने का। थोड़ा सा लेंथी शायद पढ़ने में, तो आप आराम से पढ़ें, जो डेटा इसमें गिवन है उसको लिखें और ट्राई करें इसको पढ़ने के बाद कि आप इसका डायग्राम बना सके, तो मजा आ जाएगा, फिर बहुत आसान होने वाला। फिर ये बस एक बार आपको उसका रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। नहीं, चलो, उसने बोला लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट, ओके, एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। एक वायर है, मान लेता हूं मैं, एक वायर है और इसमें कोई करंट जा रही है, तो बताया नहीं किधर को जा रही है, तो हम मान लेते हैं, और करंट की जो वैल्यू है वो दे रखी है। एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, एन इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर मूव with the velocity of this towards the wire perpendicular to it, okay, the force experienced by the electron will be। तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसने बता दिया इसमें जो भी करंट है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इससे दूर कहीं किसी पॉइंट पर है ना, उसने बोला है। तो उसने बोला है कि सर्टेन एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर एंड इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। एक इलेक्ट्रॉन इस 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, और ये जो डिस्टेंस है, जो भी है ये डिस्टेंस, जो भी वो इसके साथ कितने एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री पे है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन भी है, एक इलेक्ट्रॉन भी रखा है। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन भी है और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही है, और वो मूव कर रहा है 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द वायर परपेंडिकुलरली, ऐसे आ रहा है, और इसकी स्पीड भी दे रखी है, कितनी दे रखी है बॉस? 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। मतलब ये आपको बनाना पड़ेगा, मतलब आपको फील करना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम नहीं भी बना पाओगे फिर भी बताऊंगा, टेंशन मतलब कैसे करना है। ठीक है, सो टुवर्ड्स द वायर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू इट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो आपको पता है इस करंट कैरिंग की वजह से इस 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर की तरफ परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, इस वायर की तरफ परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, वो भी दे दिया है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, जो इसने प्रोड्यूस किया है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो फोर्स क्या होता था भाई? QVB sin थीटा, बात खत्म, डायरेक्ट यूज कर लो, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा है, तो आपने कंफ्यूज होने का इच्छ नहीं, कुछ करने का इच्छ नहीं। ठीक है ना बॉस, तो करेंगे क्या सर, क्या क्या दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है। देखो फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है,
ठीक है ना, और तो उसका चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और स्पीड दे रखी है 10⁻⁷ और बी भी दे रखा है 2 × 10⁻⁴ और परपेंडिकुलरली का मूवमेंट होता है, यानी वी और बी में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर करंट में इधर मान लूंगा तो बाहर को आएगा और वो ऐसे आ रहा है तो परपेंडिकुलर ही जाएगा, परपेंडिकुलर ही जाएगा। अगर मैंने करंट इधर मानी, देखो पॉइंट इधर है, करंट इधर है, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, तो पाम की डायरेक्शन आपको देगी मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स सी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है और ये जो बंदा है ये बाहर की तरफ नीचे को आ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो परपेंडिकुलर, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा 1। सो एफ मल्टीप्लाई कर लो, अब तो तुम होशियार हो चुके हो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 3.2, ओके। और ये देखो यहाँ पे 10⁻⁴, ये देखो यहाँ -4 एंड दिस इज -23 × 10⁻⁷। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू ये 7 है, ये 23 है, तो कितना बचेगा बॉस, -16। ठीक है ना, -16। तो इतना न्यूटन फोर्स इस पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस, यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस। इतना न्यूटन फोर्स इस पे एक्ट करना चाहिए, और डायरेक्शन वगैरह बतानी हो तब भी आप डायरेक्शन का मैंने आपको बता रखा है। रूल क्या है, अगर आपने फील्ड बाहर को माना है, ये इधर को है तो वो निकाल सकते हो, ये इधर को है फील्ड बाहर को, तो इस तरीके से। अगर वो इलेक्ट्रॉन है, देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मार के हम फोर्स निकालते हैं, बात ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहा है, फील्ड बाहर को है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, फील्ड बाहर है, तो एक्चुअली में अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है जो डाउन जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो थंब इसकी डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर आपकी तरफ, जिधर को फील्ड है, तो पाम मेरा इधर है तो इधर फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इधर लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज की अपोजिट चार्ज है तो इधर को फोर्स लगेगा। वैसे उसने नहीं पूछा है, बट आपने इस पे फोकस करना है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टेंशन नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बॉस, कर लेंगे। यस, अब बढ़ते हैं आगे, होले होले धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर कैटेगरी के क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं। यस, ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए होंगे। आपके क्वेश्चन बहुत एग्जाम में इस टाइप के पूछे भी जाते रहते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। किस तरीके से इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, मजा नहीं आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से हम उनको हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ओके, सो देख लो आप जल्दी से शक्ल, इसका थोपड़ा देखो, आप इसको पहचानने की कोशिश करो, उससे दोस्ती करो, क्या बोल रहा है, किस तरीके से इसका अप्रोच है इसको करने का, आई मीन इसको सॉल्व करने का। ओके, तो क्वेश्चन में बोला स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग ए करंट I, ठीक है ना, एक स्क्वायर लूप है, बना लो यार, स्क्वायर लूप बना लो बॉस। ABCD नाम दिया है और उसने नाम दिया है, यहां से स्टार्ट करा A से, फिर करा B, फिर गया C, फिर गया D, और चूंकि स्क्वायर लूप है तो ये इसकी जो हर लेंथ है वो L होगी, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं, L लेंथ का मान लो उसको। ठीक है, ओके। सो अब वो बोल रहा है कि विच इज प्लेस्ड near and coplanar with a long straight conductor SY carrying the current I, the net force on the loop will be, okay, तो इसके पास बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत बड़ा वायर, लॉन्ग वायर रख दिया है, और उसमें जो करंट है वो कैपिटल I है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज क्लॉकवाइज, इसमें स्मॉल I इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, बढ़िया है जी, बढ़िया है। ओके, सो नेट फोर्स ऑन द लूप कैलकुलेट करो। इस करंट कैरिंग लॉन्ग वायर की वजह से इस लूप के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा, नेट फोर्स ऑन लूप, जो स्क्वायर लूप है उस पर निकालो नेट फोर्स, इसकी वजह से, इसकी करंट की वजह से। समझ गए, क्वेश्चन को समझो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आराम से सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, बढ़िया से आप अप्लाई करके आओगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ठीक है, उसने बोला ये जो लूप है, ये यहां से ये पहला एंड इसका जो है वो कितने डिस्टेंस अवे है, दिस इज L/2, और इसकी जो साइड है वो बेसिकली वो तो कितनी है, ये वाली L है, तो अल्टीमेटली ये वायर इस वाली साइड से L/2 डिस्टेंस अवे रखा हुआ है। सिंपल सी कहानी है। अब दोस्त ध्यान से समझना, इस वाले वायर में करंट है और इसकी वजह से इस पे नेट फोर्स निकालना है, तो भाई मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर हम कब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि ये लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। भाई मैग्नेटिक फोर्स अगर निकालना है तो भाई आपके पास I/B/L sin थीटा होता है ना, क्या आप बात कर रहे हो, तो I भी चाहिए, B भी चाहिए बॉस, मैग्नेटिक फील्ड भी तो चाहिए। चलो I तो है, अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाए, किसकी वजह से निकाल रहे हो, किसकी, नेट फोर्स ऑन लूप, किसकी वजह से, ड्यू टू वायर, करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग, ड्यू टू लॉन्ग, ठीक है, करंट कैरिंग, समझ जाएंगे अब तो, वायर, इसकी वजह से। तो इसकी वजह से पहले देखो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके आसपास, तो मजा आ जाएगा फिर। तो देखो करंट ऊपर है,
जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना वो पॉइंट इधर है, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर फिंगर्स टुवर्ड द पॉइंट, तो पाम है अंदर, मतलब एक चीज क्लियर है कि इसके राइट में सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। मतलब ये जो लूप है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर का है, ठीक है। ये जो व्हाटएवर जो भी है मैग्नेटिक फील्ड ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, समझो मेरी बात, ओके। तो अब क्या करेंगे सर, तो हमें पता चल गया ना, अब ये जो लूप है ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रहा है ऐसे, तो हम इस पे नेट फोर्स निकाल सकते हैं। कितनी साइड्स है इसकी, 4। आप देखो ए से बी, बी से सी एंड सी से डी एंड डी से ए, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। और सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यूनिफॉर्मली से पास हो रहा है, आप बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो अब करेंगे क्या, देखो इसकी हर साइड, हर वायर पे जितने वायर से मिलके लूप बना है 4, 1 2 3 4, हर वायर पे नेट फोर्स निकालेंगे। पहले समझाऊंगा फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे करके आना है वहां पे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और टाइम कैसे बचाना है आपने, टेंशन नहीं है, पहले कंसेप्ट सीख लो। देखो तो अब मैं देखना चाहूंगा केवल ए बी वायर आपको दिखना चाहिए, ए बी वाला, ये वाला वायर दिखना चाहिए, ठीक है। हमें पता है ये वायर एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो अंदर को और इसमें करंट ऊपर है, तो फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। फिर से राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम की डायरेक्शन अब फोर्स बताएगी। तो देखो इस पर्टिकुलर वायर की करंट ऊपर है, फील्ड अंदर है, पाम मेरा इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, यानी ए बी पे फोर्स इधर लगेगा। मतलब ये वायर इस वाले लूप को यहां से ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा होगा, इस पर्टिकुलर वायर को, ठीक है। अब अगर आप बीसी वायर की बात करें, इसमें करंट इधर को जा रही है, देखो इधर को फील्ड है, अंदर करंट है, देखो थंब की डायरेक्शन इधर, तो पाम ऊपर को है, तो इस पे फोर्स लगेगा चांदी मेरे अप डायरेक्शन में, तो बी सी पे फोर्स अप लगेगा, ठीक है। अब देखो यहां से करंट डाउन जा रही है, तो इसमें करंट है डाउन, तो थंब कर दो नीचे, फिंगर अंदर, तो पाम इधर, तो इस वाले पे फोर्स लग रहा है इधर को, यानी सी डी पर। ओ वाओ। अब आप देखेंगे यार सर इसको हटा रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो अब आपको मैंने बता दिया कि निकालना क्या है, ठीक है जी। निकालना क्या है वो तो हमें पता चल चुका है। अब हम देखेंगे इस वाले वायर पे कितना है, इस वाले पे, ठीक है सर। करंट इधर है, फील्ड अंदर है, तो फील्ड अंदर, करंट इधर, पाम डाउन, तो फोर्स आएगा डाउन। बस इतना आपको अगर मजा आ जाए ना, मतलब मजा आ जाएगा अगर आपको फोर्स अप्लाई करना आएगा, डायरेक्शन डिफाइन करने आएगी, टेंशन नहीं है। आप बोलोगे यार सर आप ऑप्शन देखो, इसके सारे ऑप्शंस आपके सामने, कोई भी इसमें से जीरो नहीं है, तो जीरो तो बिल्कुल सोचना भी मत। क्यों? आप बोलोगे यार सर इस वाले लूप पे इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर, तो ये तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, इस पे ऊपर लग रहा है, इस पे नीचे, तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से, जीरो मत कर दियो। देखो ये वाला वायर जो है ए डी, इसकी जो डिस्टेंस है इस वायर से यहाँ L/2 है, और यहां से D वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है हमें पता है, ये L + L/2 यानी 3L/2 है। सिमिलरली जो BC वायर है ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी L/2, और C की डिस्टेंस L + L/2 वो भी 3L/2 ही है। तो इसका मतलब ये वायर ये देखो AD और यहां से BC, ये वायर पे फोर्स अप है और इस पे डाउन है, और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, तो इन पे डेफिनेटली फोर्स सेम होता है दोस्तों। ये वाला फोर्स कैंसिल हो जाता है, मतलब वो वायर्स जो देखो वायर के इसके परपेंडिकुलर है, देखो ये वाले वायर अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस वायर से इनकी डिस्टेंस भी सेम है और इनमें करंट्स भी सेम है, तो इन पे फोर्स भी जो एक्ट करेगा वो सेम होगा, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब FBC इज इक्वल टू माइनस ऑफ FDA, ये तो आप टेंशन ही मत लो, ये तो कैंसिल हो गए। अब इस पे जो नेट फोर्स बचा, आप बोलोगे यार सर ये भी तो अपोजिट है, देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर को लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर को लग रहा है, ये भी तो अपोजिट है, ये भी तो कैंसिल होना चाहिए। नहीं, क्योंकि AB वायर जो है उसकी डिस्टेंस है यहां से केवल L/2, लेकिन ये वाला जो वायर है उसकी डिस्टेंस है 3L/2, तो डिस्टेंस अलग हो गई और फोर्स का फॉर्मूला दो वायर के बीच में। ये कौन सा केस बन गया, देखो इसकी वजह से इस पे फोर्स, यानी ये दोनों वायर पैरेलल की तरह काम नहीं करेगा, तो फोर्स क्या होता है, दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर के बीच में, μ02I1I2/4πD। अब देखो ध्यान से, है ना, हालांकि इनमें करंट अलग हो या सेम हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिस्टेंस देखो आप ध्यान से, डिस्टेंस इस वाले वायर की इससे डिस्टेंस अलग है और इस वाले वायर की CD की इससे डिस्टेंस अलग है, तो ये डिस्टेंस अलग है, तो फोर्स कभी अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स क्या बचेगा इसके पास, ध्यान से देखो, जिसकी डिस्टेंस कम उस पे फोर्स ज्यादा, यानी ये वाला वायर जो है इस पे जो ये फोर्स लग रहा होगा FAB, ये ज्यादा होगा इसके कंपैरेटिवली, यानी FAB इज ग्रेटर देन FCD। आप बहुत क्लियरली देखो, क्योंकि ये वायर बहुत दूर है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स कम हो जाएगा।
तो क्लियर है, इस लूप को अगर मैं यहां दोबारा से बनाऊं, इसमें करंट आई है वायर में, और इसकी वजह से ये लूप कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से समझना। इसमें जो करंट जा रही है आई आई आई, छोटी वाली आई, और ये वायर है ए बी और ये है सी डी, क्योंकि ये वाला वायर का फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वायर इसको इस पे फोर्स अप्लाई करके इधर को खींच रहा है, और इस वाले पे फोर्स रिपल्सिव लगा रहा है। देख लो आप, इस पे फोर्स रिपल्सिव अवे, तो ओवरऑल ये लूप किधर जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो ओवरऑल टुवर्ड्स द वायर आएगा, नेट फोर्स इसको इधर लगेगा, यानी लूप के ऊपर नेट फोर्स टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स दी वायर एक्ट करेगा। कौन सा वायर, दिस इज लॉन्ग वायर, क्लियर है, क्योंकि ये वाला बंदा ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये वाला कम, तो नेट फोर्स तो इधर ही आएगा ना। तो वी कैन से दिस लूप अट्रैक्टेड बाय द वायर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ ये लूप इससे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, समझ गए, ऊपर और नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये फोर्स तो हो गए कैंसिल। तो अब ये नेट फोर्स होगा कितना वो निकाल लेते हैं। हाँ, अब ये होगा कि टुवर्ड्स द वायर ये लगेगा, मींस अट्रैक्टेड बाय वायर। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर न्यूमेरिकल नहीं देगा तो ऐसे भी पूछ सकता है। अब हमें निकालना है क्वेश्चन, ओके। तो आप देख सकते हो ये फोर्स इधर को लग रहा है, ये इसके अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना आ गया लूप पे नेट फोर्स आया एफ ए बी माइनस एफ सी डी, और हमें पता है किसी दो वायर के बीच में फोर्स इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो जब हम निकालेंगे इस वायर और ए बी के बीच में, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई डी, यहां से यहां तक है L/2 इंटू 2I1I2, तो I इंटू I हो गया, ठीक है, ये आ गया माइनस। अब सी डी के बीच में देखेंगे, ये सी डी और इस लॉन्ग वायर के बीच में, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई डी, डी कितना है यहां से यहां तक, ये रहा, यहां से यहां तक इस वायर का डी कितना है 3L/2, तो 3L/2 इंटू 2I1I2 होता है ना, तो I है इसकी I, और इसमें करंट तो I ही है स्मॉल, ठीक है जी। कॉमन ले लो, देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट कॉमन आ रहा है, 2I कॉमन आ रहा है, नीचे 4 पाई L कॉमन आ रहा है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा बॉस, L भी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बचेगा, देख लो आप 2/3 बचेगा, नो प्रॉब्लम। और ये जो मैं फोर्स का फॉर्मूला यूज किया है, पर यूनिट लेंथ यूज कर रहा हूं मैं, पर यूनिट लेंथ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट 2I ओवर 4 पाई L एंड दिस इज 6 एंड 4/3, नाउ यू कैन सी दिस इज 4/3। और दोस्तों ये हो गया आपका कैंसिल, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3 म्यू नॉट I बाय pi into L. This is your answer, man. This is your final answer. This is a net force acting on the loop due to this wire. इस तरीके से बस आपने अप्रोच लगाना है, मैंने आपको सिखाना था कि अप्रोच कैसे लगाना है। कैलकुलेशन वगैरह तो आप आराम से ध्यान से देख के करेंगे, नो प्रॉब्लम। किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं उस पर आप फोकस करने वाले हैं। अब एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने, वो क्या है सर, कि ये जो फोर्स मैंने निकाला है ये न्यूटन पर मीटर में आया है, ठीक है, दिस इज द फोर्स इन न्यूटन पर मीटर। अगर ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर यानी नेट फोर्स पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है कि द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, तो अगर ऑप्शन में ये नहीं है नीचे L, देखो ध्यान से, नीचे L नहीं है, मतलब वो टोटल फोर्स पूछ रहा है, आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन लूप जो आएगा, लूप पे नेट फोर्स, आप क्या करेंगे, अब जितना भी ये फोर्स आया है ना पर न्यूटन, हम लिखते थे ना, हम कैसे लिखते थे याद करो, हम लिखते थे फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I1I2 ओवर 4 पाई डी लिखते थे। तो ये लेंथ भी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो जब यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई करोगे L इंटू इसमें 2/3 म्यू नॉट, गलत मत करना, मेहनत खराब हो जाएगी, L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर बचेगा 2/3 म्यू नॉट I इंटू I एंड डिवाइड में पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस। स्मार्टली क्वेश्चन है, आपने आराम से करना है, ध्यान से करना है, प्यार से करना है, सोच के करना है, समझ के करना है, गलत नहीं करने का, ठीक है। सो इस तरीके से आप, एक और करूंगा, टेंशन मत लो, बट तरीका देख लो क्या है, कहानी किस टाइप से पूछा जा सकता है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना पूछता तो वो पूछता है कि ये लूप बताओ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो पास वाले वायर पे फोर्स चूंकि डिस्टेंस कम है ज्यादा होगा, दूर वाले वायर पे कम होगा, इसलिए अट्रैक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये अट्रैक्ट कब हो रहा है, अगर आपको इसका स्मार्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि आपको डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि भाई ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा विदाउट एनी
कैलकुलेशंस एंड ऑल, ये भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन नहीं लेगा, ठीक है। ओके बॉस, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे और अच्छे तरीके से बढ़िया से आपको एप्लीकेशन करना आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। किस तरीके से क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सब आपको सीखना है, मस्त तरीके से सीखना है, अल्टीमेट तरीके से सीखना। वाह वाह, क्या बात कर रहे हो सर, वाह वाह, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट यू गाइस, आपको आना चाहिए, हर चीज आपको सिखानी है यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। सो देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लिया है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर जो भी है, आप तो मान लो यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि एक लॉन्ग वायर है जिसमें 15 एम्पियर की करंट है। अब हमने डेटा ले लिया है कुछ, और एक स्क्वायर लूप है। आपको रेक्टेंगुलर टाइप का लूप या स्क्वायर लूप जैसा भी देगा उसी तरीके से आपने उसको देखना है। तो एक स्क्वायर लूप ले लिया, हर साइड उसकी 10 सेंटीमीटर की है, और इसमें जो करंट जा रही है, इस बार इसमें जो करंट जा रही है आप देख सकते हो, वो एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है, 10 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो वो बोल रहा है इस वायर की वजह से इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा। अब आपको ज्यादा पूरी इसमें कैलकुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने तरीका आपको बता रखा है कैसे। देखो, देख लो, जरा देखो ना, जरा देखो, देखो क्या बता रखा है सर। देखो, आप इसका नाम दे दो, मान लीजिए वायर ए है, बी, सी, डी और डी ए, 4 वायर से बन के बनाया है ना ये, यस बना तो है। अब आप बहुत क्लियरली अगर देखेंगे, इस वाले वायर में करंट ऊपर को जा रही है और इसके पास वाले लूप के वायर में करंट डाउन जा रही है नीचे को। जबकि इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, आप ध्यान से देखना, आपको डायरेक्ट बताऊंगा, मैजिक देखो, ऐसे करंट थी, ठीक है, इसमें करंट थी आई, इसमें स्मॉल आई। तो जब करंट इसके पास वाले वायर में इसी की करंट की डायरेक्शन में हो, देख लो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये वायर इस लूप को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। आप समझना बात को, इससे देख के आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। व्हेनेवर द करंट इन दिस लॉन्ग वायर एंड द नियर बाय वायर ऑफ द लूप इज सेम इन द सेम डायरेक्शन, देन दिस वायर विल अट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर लूप। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ओवरऑल। इस तरीके से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो, इसमें ऊपर को करंट जा रही है, इसमें नीचे को जा रही है, तो पक्का इस वायर की वजह से इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, यानी ये लूप रिपेल होगा, यानी यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा, पक्का रिपल्सिव फोर्स हम देखेंगे अभी, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स आएगा पक्का, हम अभी देखेंगे। आप देखो कैसे बॉस, कैसे सर, देखो 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 देखो, अब सब पे फोर्स निकालो। इसकी करंट है डाउन, हमें पता है इसमें करंट ऊपर है, तो फील्ड ये जिस फील्ड में रखा है वो इनसाइड है, जो भी होगा, मतलब ये तो क्लियर है कि भाई एक फील्ड होना चाहिए अगर फोर्स अप्लाई करना, और फील्ड कौन अप्लाई करेगा, यहाँ ये वायर इसके ऊपर, तो फील्ड हो गया अंदर, करंट है नीचे इसमें, तो फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो थंब नीचे, तो पाम इधर। तो इस पे जो फोर्स लगेगा पास वाले पे, अब की बार इधर को लगेगा। देखो, इसके केस में फोर्स इधर लग रहा था, इसमें इधर लगे क्योंकि करंट डाउन है, ठीक है। इस पे देखो करंट इधर है, फिंगर, इस पे फोर्स ऊपर को लगेगा। नो, करंट अब की बार फिंगर्स अंदर, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इधर है, तो थंब इधर, तो पाम डाउन, तो इस पे लगेगा फोर्स डाउन एडी पर, ठीक है। अब इस वाले में देखो करंट इधर, तो थंब इधर, करंट की डायरेक्शन में, पाम ऊपर, तो फोर्स लगेगा ऊपर को बी सी पर। अब इस पे देखो सी डी पे, करंट ऊपर, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो पाम इधर, तो फोर्स लगेगा इधर, यानी इस पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है कि नहीं। और जो पास वाला है, ये वाला वायर, इसकी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, जो ये दूर वाला है इसकी डिस्टेंस है कहीं ना कहीं यहाँ पे 10, ठीक है, 10, इसको 9 मानो आप, 9 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो ये 9 + 1 दिस इज 10, होल हो जाएगी ये 10, वैसे तो मान सकते हो आप कुछ भी, ठीक है। तो यहां इस वायर से इस वायर की जो डिस्टेंस है वो 10 हो चुकी है। अब आपको बता, देखो ये वाली फोर्स नीचे है, ये वाली ऊपर है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि इनकी डिस्टेंस सेम है इस वायर से। अब इस पे फोर्स बचा और इस पे फोर्स बचा, तो नेट फोर्स, और आपको पता है कि यहाँ पे FAB इज ग्रेटर देन FCD, ठीक है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है और इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो कम है। तो अगर इस पास वाले पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और इस पे कम लग रहा है, तो ओवरऑल नेट फोर्स इस पे इधर को ही तो लगेगा, नेट फोर्स ऑन लूप पे नेट फोर्स इधर को ही तो लगेगा। मतलब ये वायर इस लूप को ओवरऑल ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा कि इससे दूर जाए, रिपेल करेगा इसको, ठीक है, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा यहाँ पे। तो नेट फोर्स होगा कितना, नेट फोर्स, तो भाई ये वाला ज्यादा है, तो FAB - FCD, बस पुट कर दो, उड़ा डालेंगे। फॉर्मूला क्या है, दो वायर के बीच में μ02I1I2/4/D वाला फॉर्मूला है, और ये जो आएगा यहाँ से न्यूटन पर मीटर आएगा, इस बात का ख्याल रखेंगे, न्यूटन पर मीटर, हम ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर उसने आंसर न्यूटन में दे रखा है तो फिर हमें इसकी लेंथ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बहुत केयरफुल रहना है। तो यहाँ पे AB का फोर्स निकालते हैं, मतलब इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस पर और इसकी वजह से इनके बीच में, तो फॉर्मूला है μ02 I1I2, इसमें कितनी है 15,
इसमें कितनी है 10 ओवर 4 पाई डी, डी कितना है इसका 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, ठीक है 4 पाई डी हो गया, हाँ जी हो गया, माइनस अब सी डी पे देखते हैं तो म्यू नॉट इंटू 2 I1 I2 15 इंटू करंट तो सेम ही रहेगी ना 10 और नीचे 4 पाई डी, डी कितना है इसका यहां से यहां तक दैट इज 10 सेंटीमीटर माइनस 2, जो भी सॉल्व कर लो जो भी आएगा वही आंसर होगा बॉस। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आ गया सर बाहर, और ऊपर से ये पूरा फैक्टर बाहर आएगा, देखो पूरा 2b तो 220 300 आएगा, देखो 300, 15 इंटू 2 दैट इज 30 इंटू 10 दैट इज 300, और नीचे से 10⁻² भी बाहर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से सब कॉमन आ गया, -1 बचा और यहाँ पे 10 बचेगा 1/, का आप चेक करें यहाँ पे भी सब कॉमन आ जाएगा बाहर, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें पता है 10⁻7 होती है, और इंटू 300 और नीचे 10⁻² और यहाँ बचेगा 9/10, ठीक है बॉस। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स की वैल्यू निकल के आई है वो नेट फोर्स जो आया, नेट फोर्स वो आ रहा है कितना 2700, 9 का 300 मल्टीप्लाई करो ना, और ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, एक 10 तो 30 हो जाएगा, 270 आ जाएगा, 270 और इससे कैंसिल करो तो 10⁻5, 2 पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 2 और पॉइंट कम हो जाएंगे, -3, इतना न्यूटन पर मीटर फोर्स आया। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, लेकिन अगर वो पूछेगा न्यूटन में नेट फोर्स तो आप पता क्या करेंगे, 2.70 इंटू 10⁻3 में इसकी लेंथ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ 9 सेंटीमीटर दे रखी है इंटू 10⁻2, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आप सॉल्व करेंगे, तब जो आंसर यहाँ से आएगा वो न्यूटन में ही आएगा। तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा वो क्या पूछ रहा है, कैसे ऑप्शन डिजाइन कर रखे हैं, उसी तरीके से आपने आगे की कहानी आगे फॉरवर्ड करनी है, सीखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, बढ़िया तरीके से आप देख लो, मस्त तरीके से आपने एप्लीकेशन करना है, ढूंढ के आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा लॉरेंज फोर्स, ठीक है, यानी द फोर्स which is the net force acting on a charged particle due to the combined effect of the electric and the magnetic field। मस्त तरीके से सीखेंगे, क्वेश्चंस आते हैं मस्त तरीके से और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने वाला प्रोसेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, आप बस ध्यान से प्रैक्टिस करते रहना अच्छी तरीके से, ठीक है भाजी। कभी हंस भी लिया करो, ओके, सुबह ही सुबह मूड फ्रेश हो जाता है, नहीं हंस रहे हो ना, यस ओके भाई लोग। तो आज की ये कहानी में आज का पहला कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी तक तो हम कल के यानी पिछले कल के प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत जरूरी थे हमारे लिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर का जो कंसेप्ट है वो है लॉरेंज फोर्स एंड हाउ टू अप्लाई दिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या क्या मेन केस इसमें हो सकते हैं उन्हीं पे हम फोकस करेंगे, उससे ज्यादा हम फोकस करेंगे इच नहीं बॉस। तो उन सबकी बातें करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे साइमल्टेनियसली, डोंट वरी। और अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन आता है जो कि पिछले 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है, आप जाके चेक करें और सॉल्व करें अपने क्वेश्चन। कैलकुलेशन में आपकी मास्टरी होनी चाहिए बहुत शानदार तरीके से, पेशेंस के साथ आपका कंसेप्ट आपने क्लियर करके जाना है, और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन एरर कम हो जाएगा ना। बाकी कंसेप्ट तो मैं सिखा ही रहा हूँ, लॉट ऑफ प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं है। फोर्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा, बाकी आपने भी तो करना है। तो आज का एक कंसेप्ट जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बॉस। तो क्या है सर कंसेप्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स? देखो भाई मैंने यहाँ लिख दिया जिससे कि थोड़ा सा आपको याद रहे कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। यहाँ पे है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज। ओके सर, वो तो हम अभी भी निकाल रहे थे सर, नहीं, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड एक साथ अगर अप्लाई कर दिए जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों की वजह से जो नेट फोर्स एक्ट करता है किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ओके, सो लेट्स से गाइस, हमें पता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पता है, अब आप सबने पढ़ रखा है, अब ये आप सबने पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वजह से, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से द फोर्स एक्टिंग इज एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते थे आप, और इसको आप लिखते थे क्यू ई, लिखते थे ना, यस, इतना फोर्स एक्ट कर रहा है। एंड अगर वो चार्ज पार्टिकल यू नो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो दैट शुड बी अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर जो फोर्स लगेगा, है ना, वो लगेगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ऐसे आप लिखते थे। तो अगर वेक्टर बनाना है, अपने वेक्टर में लिखना है मैग्नेटिक फोर्स, तो क्यू बाहर ले लो, वी क्रॉस बी लिखते थे, ठीक है। ये है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल है। तो चार्ज
जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में रेस्ट पे, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा ड्यू टू मूविंग कंडीशन होता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो नेट फोर्स आ जाएगा, जिसको हम एल यानी लॉरेंज फोर्स लिखेंगे, एंड दिस इज द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस द मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का वेक्टर आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। और इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो दिस लॉरेंज फोर्स कैन बी रिटन एज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, और अगर आप ध्यान से देखें क्यू कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्यू जब बाहर आएगा अंदर बचेगा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। सिंपली क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। दिस इज योर फॉर्मूला, एंड जब आपको नेट फोर्स निकालना होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होना चाहिए, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस प्रोडक्ट है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। पहले इसको निकालेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा ई के साथ ऐड करेंगे, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके कहीं आपका फोर्स आएगा। लास्ट में जो भी फोर्स वेक्टर फॉर्म में आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, this is the force. I mean, it's just a combined effect. Okay, combined effect of both electric and the magnetic field. You just remember this. Okay, अब इसके कुछ एप्लीकेशन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन करोगे कैसे, बनाओगे कैसे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या कंडीशन होती है जिन पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखें, एक दो कंडीशन जरूर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके बॉस, जैसे कि मैंने आपको बोला कुछ स्पेसिफिक केसेस में यहाँ डिस्कस करूंगा जिन पे डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने कैसे डील करना है उनके साथ, किस तरीके से क्वेश्चंस आपने हैंडल करने हैं, सॉल्व करने हैं, वो सब सिखाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का बॉस। ठीक है, तो केस नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केसेस जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपने सीखना है, बढ़िया तरीके से आपने देखते रहना है बॉस। तो केस नंबर 1 में पता है क्या बोला गया है कि अगर वो बोल रहा है, देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ओके, ऑब्वियसली। सो देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग हो सकता है दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो। भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना, हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो, कुछ भी हो सकता है। लाइक आप अपने बस ध्यान से देखना है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे आप करेंगे। अब देखो, मैंने इनिशियली केस में क्या लिया है, इफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन या डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, या यू कैन से पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल सर, एक ही डायरेक्शन में। देखो ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की कंबाइंड फील्ड लाइंस है, दोनों इधर को एक्ट कर रहे हैं, दोनों इधर को है, एक ही डायरेक्शन में। और अब यहां पे भी दो केसेस हो सकते हैं कि इनके बीच में कोई चार्ज रखा है, ध्यान से समझना। अगर इनके बीच में कोई चार्ज है एट रेस्ट, अगर वो नहीं मूव कर रहा है, केवल रेस्ट पे है, यार क्या बात कर रहे हो, केवल रेस्ट पे है, तो अगर वो रेस्ट पे है तो इसके ऊपर एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फोर्स तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, क्योंकि रेस्ट पे अगर चार्ज होता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही नहीं है। भाई मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, इट शुड बी मूविंग कंडीशन, तो मैग्नेटिक फोर्स तो आप हटा ही डालो। लेकिन चूंकि ये चार्ज रेस्ट पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे है, तो अब ये चार्ज देख लो कैसा है, प्लस है या माइनस। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट करेगा केवल एंड केवल, तो यहां पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा QE, और उस फोर्स की डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, तो ये चार्ज यहां से चलना स्टार्ट कर देगा सीधा, और मैग्नेटिक फोर्स है नहीं तो सीधा चलता रहेगा, तो उसका जो पाथ होगा, पाथ फॉलोड बाय चार्ज्ड पार्टिकल आफ्टर एक्टिंग फोर्स, चार्ज पार्टिकल, वो आपसे पूछेगा बताओ कैसा पाथ फॉलो करेगा। तो दिख रहा है आपको, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और फील्ड की डायरेक्शन में लगता रहेगा और ये सीधा चलता रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये चलेगा तो इनिशियली रेस्ट पे है, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो आफ्टर सम टाइम जब आगे कहीं जा चुका होगा, मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी बताओ आफ्टर टाइम t, तो आपको बताया अगर वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम t तो v, याद करो वो जमाना जब आपने पढ़ी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस a t, चांदी मेरे, तो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी ये होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्लस उसका एक्सेलरेशन इनटू t, और एक्सेलरेशन उसमें केवल एंड केवल इस फोर्स की वजह से आया है। बाबा के अकॉर्डिंग अगर उस पर कोई भी फोर्स लग रहा है, वो मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा, तो एक्सेलरेशन आप यहां से निकाल लेंगे m इंटू a इक्वल टू QE। मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है, पाथ फॉलोड, इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो a आ जाएगा आपका QE बाई m, इसको आप यहाँ पे लिख देना, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t आ जाएगी, दैट इज QE बाई m इंटू जो भी टाइम होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी पूछ सकता है आपसे, या फिर एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है आपसे, भाई कुछ भी पूछ सकता है ना, वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, कर लोगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आएगा बता दिया ना मैंने, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन, और क्या पूछ सकता है, उसकी वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फोर्स जीरो है क्योंकि दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, समझ में आई बात? यस सर। एक और केस इसी में, अगर इफ इनिशियली
इनिशियली इट इज मूविंग, ये मूव कर रहा है, मूविंग विद सम वेलोसिटी u, किसी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है ऑलरेडी। तो देखो ध्यान से, अगर ये मूव कर रहा होगा ना चांदी, ये मूव कर रहा होगा, ठीक है, इसको ना मैं यहां पे बना रहा हूं, समझ के समझ सको, समझो, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा है इनिशियली, अगर ये मूव कर रहा है तो भाई ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये आगे को ऐसे जा रहा होगा किसी वेलोसिटी के साथ, ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही काम कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा आगे को जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, यानी चूंकि ये पार्टिकल मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ना कि जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, अब वो कुछ ना कुछ होगा। और याद करो, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। चांदी मेरे परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। तो उसको आप करेंगे कैसे, उसको आप बनाएंगे कैसे, उसकी सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये आपने समझना बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। हाँ सर, मूव तो कर रहा है ये, मतलब वेलोसिटी तो है इसके पास, ये तो अच्छी बात है। मूव करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही फोर्स होगा। हाँ, वो इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि चार्ज मस्ट बी इन मूविंग कंडीशन, बट इट विल डिपेंड कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है बॉस। और आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, और जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और उसकी वेलोसिटी भी इधर ही है, तो उनके बीच में एंगल जीरो होगा। और मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है क्यू वी बी साइन ऑफ जीरो, तो ये पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा। ये मैं पहले लेक्चर 1 में भी बता चुका हूं। तो अभी भी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा मूविंग चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो गलती से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा होगा तो अभी भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अभी भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर लग रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से हम निकाल लेंगे, अगर कुछ भी निकालना होगा, बस इनिशियल वेलोसिटी अब जीरो नहीं होगी, इक्वेशन वगैरह सेम ही रहने वाली है। और पाथ अभी भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि आपने देखा कि अभी भी इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, चार्ज भी इधर ही जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो यहां नहीं होगा, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर सकता है कि नहीं। समझ गए कि नहीं, समझ में आई ना बात क्या कर रहा हूं मैं। अब चलेंगे नेक्स्ट केस नंबर 2। ओके गाइस, होप सो आप समझ गए होंगे मेरी कहानी। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट केस, इंपॉर्टेंट केस। तो यहाँ पे आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बॉस की किस तरीके का पाथ वो फॉलो करेगा। ज्यादातर टेक्निकली इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाएंगे, पाथ से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाएंगे, ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या केस लिया था कि वो पार्टिकल या तो रेस्ट पे था या फील्ड, और दोनों फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा था। अभी हम ले रहे हैं व्हेन मूविंग, समझना, मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड्स, ठीक है, दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर जा रहा होगा वो। कैसे सर? अब इधर ना जाके वो चार्ज जो पार्टिकल है वो ऊपर को जा रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। दिस इज द वेलोसिटी इनिशियल। ओके, ओ यार सर क्या बात कर रहे हो। अब ये जो वेलोसिटी है देखो इधर को जा रहा है, ठीक है, और फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा इधर को। आप समझना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अब इधर है, फोर्स इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर है, देखो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर। कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड फिंगर्स टुवर्ड्स द फील्ड। तो देखो पाम अंदर है तो अंदर को फोर्स लगेगा, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, तो उस पे अंदर को फोर्स लगेगा, तो सीधा ना जाके ये मुड़ जाएगा ऐसे, समझिए, सीधा ना जाके। यहाँ मैं 2D में नहीं दिखा सकता आपको। तो इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक, वो अंदर को लगेगा, क्रॉस लगा दिया मैंने, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड को, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अंदर को, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर को, तो अंदर को इधर को, तो वो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे आगे चलेगा। क्यों सर? अगर देखो यार, एक बात बताओ मेरे को, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, टेंशन मत लो। देख लो ना जरा, जब ऐसा फील्ड लेते थे हम, द फील्ड विच इज इनसाइड एंड परपेंडिकुलर, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता था, ध्यान दो, किसी वेलोसिटी v के साथ करता था चार्ज पार्टिकल एंटर, और ये वेलोसिटी देखो, फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो परपेंडिकुलर है। जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो इस पे एक फोर्स लगेगा, वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर है ऊपर को, तो ये सीधा ऊपर को जाएगा। तो ये आपने देखा था, जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसे घूमने लगता था, ये ऐसे, तो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। यानी जब भी कभी वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो पाथ होगा वो हमेशा सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ होगा, अगर केवल वहां मैग्नेटिक फील्ड है तो।
अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। यहां मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर है, 3D में कैसे दिखाऊं आप इससे समझ सकते हो। लेकिन सर यहां पे तो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, अगर ये पार्टिकल यहां पे अंदर की तरफ ऐसे ऐसे घूमना चाह रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ना घूम के आगे चलेगा, अब आगे ऐसे ऐसे क्यों चलेगा सर आगे? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको आगे खींच रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे लेके जाएगा। तो ये अब यहाँ पे पूरा कंप्लीटली सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम रहा होगा। अगर यहाँ केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो कंप्लीट सर्कुलर पाथ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऐसे 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 आगे जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका जो पाथ बनेगा चांदी मेरे, वो ऐसे ऐसे, वो ऐसे 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 बनेगा। तो हेलिकल टाइप का पाथ बनेगा। देखो हेलिकल टाइप का पाथ बनेगा, बट ये ऐसा पाथ होगा कि इसके एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करता है, जिसको आप पिच कहते थे, पिच, वो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होगी। ये अलग होगी, ये अलग होगी, मतलब वो बढ़ती रहेगी, ये अलग होगी इस तरीके से। तो पिच यहाँ पे डिफरेंट होगी, बट पाथ हेलिकल होगा। ठीक है, पाथ हेलिकल होगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। whenever, बस आप दिमाग में सेट करो, whenever there are both field, electric field and you know magnetic field, both are acting in the same direction, but the charge particle moving perpendicular to both, तो वहां पे जो पाथ फॉलो करेगा वो हेलिकल होगा। ऐसे घूम के ऐसे आराम से कांस्टेंट पिच के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, ऐसे वेरिएबल पिच के अकॉर्डिंग जाएगा। यहां से चलेगा, फिर ज्यादा डिस्टेंस, फिर ज्यादा, फिर इस तरीके से वो अपने डिस्टेंसेस चेंज करता रहेगा। तो इस तरीके के पाथ को फॉलो कर लेगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो मेन है यहाँ पे पाथ कैसा फॉलो कर रहा है, हेलिकल, हैविंग द वेरिएबल पिच या डिस्टेंस फॉलोड बाय द इनकम्प्लीट रेवोल्यूशन बाय द पार्टिकल। समझ गए लॉजिक? अब इसका लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो केस है दोस्तों, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी परपेंडिकुलर होता है। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टेंशन नहीं लेने का, बस कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। तरीके मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आपने इमेजिन करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी ना। यस।